और ये उस शदीद तकलीफ का रद्द अमल था जो उसे हो रही थी। लेकिन मैं उसकी हरकतों से बेनियाज उसकी दूसरी सूंड भी उखाड़ने की फिक्र में था और मैं इसमें कामयाब भी हो गया। मैंने उसकी दूसरी सूंड उसके बदन से अलहदा कर दी और ऑक्टोपस ने वो उछल कूद मचाई जो देखने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अपनी 2 सूंडें खोने के बाद और तकरीबन नाकारा होने के बाद उसने पूरी कुव्वत इस बात पर सर्फ कर दी कि वो मुझ जैसे खौफनाक इफरीत के चुंगल से निकलकर भाग जाए। इस बार उसने अपने गलीज बदन से स्याह स्याल उगल दिया और पानी में एक लम्हे के लिए तारीकी छा गई। इस तारीकी से फायदा उठाकर चोर निकल भागा। मैंने भी उसे पकड़ने के लिए इस बार जो दुजाहत नहीं की थी, क्या जरूरत थी, अभी तो इन लोगों का मसला था। चुनाचे मैं पानी साफ होने का इंतजार करने लगा और फिर मैं सफेद दीवार के नजदीक पहुंच गया। दीवार के दूसरी तरफ की मखलूक के चेहरे पर अब हंसी और मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वो हैरत और ताज्जुब और खौफ से मेरी तरफ देख रही थी। इन्हें ताज्जुब था कि बकौल उनके इस समंदरी कीड़े ने इस भयानक बला को कितनी आसानी से शिकस्त दे दी, लेकिन उसके बाद के हालात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। मैं एक बार फिर चमकदार दीवार के नजदीक पहुंच गया। बिलाशुबा पानी में कदम जमाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए भरपूर कुव्वत सर्फ नहीं कर सकता था। लेकिन ना तो ये अगनास था जिससे मुकाबले में पूरी कुव्वत सर्फ करनी पड़ती थी, और ना ये नेमून था। इन जैसी अफरीतों को जेर करने वाला इस मामूली दीवार की क्या हैसियत समझता। मैंने दोनों हाथों को जोड़कर दीवार पर एक जोरदार जरब लगाई और दूसरे लम्हे दीवार तड़क गई। जलपरियां मुझे हैरत से देख रही थी। तब मैं पीछे हटा और इस बार मैंने फिर दोनों हाथ इसी अंदाज में जोड़कर पहले से कहीं ज्यादा शदीद जरब लगाई और एक खौफनाक आवाज के साथ दीवार का एक टुकड़ा अंदर जा पड़ा। पानी का एक खौफनाक रेला टूटी हुई दीवार से अंदर दाखिल हो गया और मैं इस रेले के साथ पहले ही अंदर जाने के लिए तैयार था। चुनाचे मैं भी अंदर दाखिल हो गया। जलपरियों में फिर भगदड़ मच गई। वो चीखती चिल्लाती सुराखों की तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार मैंने मलका को उतार लिया था। चुनाचे उसे कबल के वो सुराखों में घुसे, मैंने उसे गिरफ्त में ले लिया। मलका ने अपने जिस्म में लगे हुए कुदरती हथियार से मुझे जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन चट्टानों पर कहाँ असर होता है। मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि उसका निचला जिस्म लेसदार और चिकना है, मुमकिन है वो मेरे हाथ से फिसल जाए, इसलिए मैंने उसके ऊपरी जिस्म पर हाथ डाला था। और प्रोफेसर, इसका ऊपरी बदन किसी नर्मो नाजुक दुशीजा की मानत कुदास और जिंदगी से भरपूर था। मेरी गिरफ्त में वो बुरी तरह कसमसाई। अपने जिस्म के कांटेदार तुम बार बार मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मार रही थी और अब वो बिल्कुल तनहा रह गई थी। बेहतर यही है कि अपनी जद्दोजहद को तर्क करके पुरसुकून हो जा, तू मेरी गिरफ्त से ना निकल सकेगी, मैंने उसे कहा और उसने तहज़ निगाहों से मेरी तरफ देखा। गोथू ने मेरे साथ बुरा सलूक किया, मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं तुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। और अचानक उसकी मुदाफत सुस्त पड़ गई। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और सहमी आवाज बोली, तू मुझे मारेगा नहीं? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। वो तेरा फेल था मलका, लेकिन मैं अब भी तेरे साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा। तब मुझसे गलती हुई थी। उसकी जद्दोजहद बिल्कुल ही खत्म होगी और तब प्रोफेसर मैंने महसूस किया कि उसने काफी गौर से मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में एक नशा सा तैर किया। मैंने महसूस किया कि मेरी गिरफ्त हल्की होने के बावजूद वो मुझसे अलहदा नहीं हुई, बल्कि उसने अपने आप को मेरे बदन से ज्यादा चिपकाने की कोशिश की। उसकी आंखों में अनोखा सरूर रक्सा था। मैंने हैरत से उसे देखा। इसे क्या हुआ है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। बहरहाल वो काफी हद तक राम हो गई थी। इस कमरे में पानी छत तक भर गया था जहां हम मौजूद थे, लेकिन इसका हम दोनों पर कोई असर नहीं था। क्या ख्याल है? क्या आप मेरी मौत की और कोई तरकीब सोच रही हो? मैंने पूछा। नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, उसने कहा। तब फिर आओ, मैं तुम्हारी इस दुनिया में चंद रोज मेहमान रहूंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आओ, उसने कहा। यहाँ कोई ऐसा सुराग भी है जिससे मैं दूसरी तरफ जा सकूं? आओ, उसने फिर उसी अंदाज में कहा और मैं उसके साथ आगे तैरने लगा। हम एक सुराग से अंदर दाखिल हो गए। दर हकीकत ये सुराग इतना बड़ा था कि दूसरी तरफ निकलने में मुझे दिक्कत न हुई। सुराग बुलंदी की तरफ गया था, इसलिए यहाँ पानी नहीं पहुंचता था। बहरहाल मुझे किसी चिपकली की तरह ही दीवार से चिपक कर रास्ता तय करना पड़ा था, जबकि वो इस रास्ते पर चलने की आदी थी। यूं हम एक दूसरे सुराग से कुशादा कमरे में निकल आए। इसे कमरा ही कहना चाहिए, क्योंकि वो किसी कमरे ही की मानद समुद्री खास और खूबसूरत घोंघों से आरास्ता था। समुद्री पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े जोड़कर इस पर घास बिछा दी गई थी, वरना सही मानों में ये किसी चट्टान के अंदर का सुराग था, कुदरती सुराग। बैठो, वो थके थके से अंदाज में बोली और मैं बैठ गया। तुमने खुराक मांगी थी। हाँ, ना मिले तब भी कोई परवाह नहीं है, मैं मंगवाती हूँ। उसने मुंह से एक अजीब आवाज निकाली और दो सहमी हुई जल परियां अंदर दाखिल हुई। मेहमान के लिए उम्दा खुराक है। वो दोनों कुछ बोले बगैर वापस चली गई और प्रोफेसर फिर एक चौड़ी सेब के हसीन तश्त में उम्दा खुराक आ गई। ये छोटी छोटी रंगीन मछलियां थीं जो एक सीप के बड़े प्याले में तैर रही थीं। एक और सीप के बर्तन में सच्चे सफेद चमकदार बारीक बारीक मोती रखे हुए थे। एक बड़ा सा खुश रंग समुद्री फल भी था।
मुझे हंसी आ गई। इस खुराक को खाने की तरकीब मुझे मालूम न थी। बहरहाल तश्त मेरे सामने रख दिया गया। इससे कबल इब्तदाई दुनिया से लेकर आज तक मैंने अजीब अजीब किस्म की ग़ज़ाएं इस्तेमाल की थी, लेकिन इतनी अनोखी ग़ज़ा आज तक मेरे सामने नहीं आई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस ग़ज़ा को कैसे इस्तेमाल करूं। तब मैंने फल की किस्म की चीज़ को उठा लिया और उस पर दांत आजमाए। उसकी लज्जत पर मैं दंग रह गया था। बेहद लजीज और नरम फल था। मुझे बहुत पसंद आया और जरा सी देर में मैं इसे चट कर गया। मलका और मेरे लिए खुराक लाने वाली लड़कियां, मैं इन्हें लड़कियों के अलावा और क्या कहूं प्रोफेसर, अभी मुझे हैरत से देख रही थी। फल खाने के बाद मलका ने मुझे दूसरे चीजों की तरफ इशारा किया। तुम्हारा शुक्रिया मलका, मैं ये चीजें ना खा सकूंगा, अलबत्ता ये फल मुझे पसंद है। क्या ये और दस्तयाब हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं, मलका ने जवाब दिया। दोनों लड़कियां तेजी से मुड़ गईं। यकीनन वो भी मलका की तरह मेरी बात समझ रही थी और फिर वैसे ही एक तश्ती में 4 फल और आ गए। जाओ तुम लोग, मलका ने कहा और वो दोनों लड़कियां बादल ख्वास्ता बाहर निकल गईं। मलका मेरी तरफ देख रही थी, फिर उसने अजीब से लहजे में कहा, ए अजनबी मखलूक, क्या समंदर में तेरी नस्ल मुख्तसिर है? तेरे जहन में ये ख्याल क्यों आया मलका? इसलिए कि पहली बार तुझे देखा गया, इससे कबल तेरी जैसी कोई और शक्ल सामने नहीं आई। तो बता सकती है तूने क्या कहाँ पाया? समंदर में मेरी साथी लड़कियां पानी की सैर को गई थी, वहां इन्हें तू नजर आया। तू बेजान था, तेरे जिस्म में कोई तहरीक नहीं थी। इन्होंने पहले तुझ पर गौर किया और जब तुझे बेजरर पाया तो यहाँ ले आई। इसके बाद क्या हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। इन्होंने तुझे मेरे सामने पेश किया। बेशक समंदर की मखलूक में तो सबसे अजब है। तेरे अंदर वो खुसूसियात हैं जो हम में है, बस मामूली सा फर्क है जो तेरे जिस्म की निचली हेत में है। हम तेरे बारे में इसके सिवाय कुछ न जान सके कि तू समंदरी मखलूक है और मुर्दा है। मैंने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि तुझे नवादरात में शामिल कर लिया जाए और हमने तुझे एक खूबसूरत सीप में रखकर नवादरात के खाने में रखवा दिया और नवादरात की मुहाफिज रज है। जब रज ने बताया कि अरसे के बाद तेरे बदन में तहरीक हुई है तो किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन ऐ समंदर की सबसे हसीन और शायद सबसे ताकतवर मखलूक, इसका कहना दुरुस्त था, तुझ में जिंदगी है जो न जाने पहले कहाँ थी। मलका ने नहायत सादगी नहायत भोलेपन से बताया, बेशक प्रोफेसर वो चाहने की चीज थी, वो हसीन थी, लेकिन मेरे लिए बेकार। मैं उसे किस तरह चाहता? मैंने उसकी रुदाद सुनी और मुझे हालात का अंदाजा हो गया। बहरहाल एक अजनबी मखलूक में ये दिलचस्प तजर्बा था। उसने मुझे इतना बताया था, अब कायदे से मुझे भी उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहिए था। चुनाचे मैंने उससे कहा, मैं तुझे कुछ और हैरतें दूंगा मलका, सुन के मेरा ताल्लुक समंदर से नहीं है। समंदर से नहीं है? उसने ताज्जुब से कहा। हाँ, तो क्या बादलों से आया है? क्या तू फिजा से बरसा है? वहां जहाँ एक ही रंग है, वहां से जहाँ सूरज और चांद चमकते हैं और जो समंदर की छत है? नहीं, मैं खुश्की से आया हूँ, मैं जमीन का बाशिंदा हूँ। खुश्की जमीन, ये क्या होती है? क्या बात तेरे इल्म में नहीं है कि समंदर की छत के नीचे सिर्फ समंदर नहीं होता? इसकी हेत इसी मानद है जैसी ये चट्टान जिसमें तेरी रहाइश है। ये चट्टान जमीन ही का एक टुकड़ा है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर पानी नहीं होता। तो क्या ये चट्टान बहुत बड़ी होती है? मलका की खूबसूरत आंखों में हैरत रखसा थी। हाँ, वो भी समंदर की तरह दूर तक फैली हुई है। समंदर की तरह? वो ताज्जुब से बोली। हाँ, समंदर की तरह। इस पर जानदार होते हैं? मलका दिलचस्पी से बोली। बिल्कुल इसी तरह जैसे समंदर में। ओह, अजब बात है, कैसी अनोखी। लेकिन बगैर पानी के जानदार जिंदा कैसे रहते हैं? इस तरह मैंने जवाब दिया। तो क्या तू अपनी जमीन की ज़हीन मखलूक में से? हाँ, जिस तरह तुम। और प्रोफेसर वो काफी देर तक मुंह खोले बैठी रही। ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। मैं समझ गया, समंदर के एक नन्हे से टुकड़े में महदूद ये भोली मखलूक इस बात को क्या जाने। लेकिन एक ख्याल बहुत देर के बाद मेरे ज़हन में आया था और मैंने चौंक कर उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ मर्द नहीं होते? मर्द क्या? वो मेरी बात पर हैरत का इजहार करती थी। मर्द? मेरा मतलब है नर। तुम्हारे नर कहाँ है? नर क्या? उसने फिर उसी अंदाज में पूछा, मेरे जैसे कुछ तब्दीलियों के साथ। मैंने अपने स्पार्ट सीने की तरफ इशारा किया और वो मुस्कुराने लगी। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आती, उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए कहा। ओफो, तुम्हारे यहाँ तौलीद कैसे होती है? अब तुम पूछोगी तौलीद क्या? हाँ, इसने गर्दन हिला दी। मेरा ख्याल है ये मैं तुम्हें आसानी से ना बता सकूंगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इस मखलूक में सब तुम्हारी तरह है? हाँ, सब ऐसी ही हैं जैसी तुम? हाँ, ताज्जुब है, कमाल है। तुम्हारी नस्ल कैसे बढ़ती है? ओह, हमारी नस्ल बहुत ज्यादा नहीं है, हम भी समंदर की दूसरी मखलूक की मानिंद अंडे देती हैं। उसने संजीदगी से कहा। अंडे? मैं उछल पड़ा। क्यों, क्या तुम अंडे नहीं देते? उसने ताज्जुब से पूछा। और प्रोफेसर गौर करें, अगर इंसान को अंडे देने पड़ते तो क्या होता? क्या इस तसव्वुर पर बहस करेंगे? नहीं भाई नहीं, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। बड़ा खौफनाक तसव्वुर है, नेमून से भी ज्यादा। फरजाना और फरोजा भी हंसनी ना रोक सकी, वो शर्माए हुए अंदाज में हंस रही थी। ठीक है प्रोफेसर, जाने दो, उसने गहरी सांस लेकर कहा। बहरहाल मैंने उसे बताया कि हमारे यहाँ नर और मादा होते हैं, इनके इश्तराक से बच्चे पैदा होते हैं और इससे सख्त हैरत हुई। हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन हम भी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिशमंद होते हैं। हमारे यहाँ हर औरत अपनी उम्र में एक अंडा जरूर देती है। जब यकरंग फिजा से पानी गिरता है तो वो औरत है जिसने अंडा नहीं दिया होता बादलों की जानिब देखती है, और फिर आबे नेसा उसके जिस्म पर गिरता है तो उसकी आंखें वफूरे
बेखुदी से बंद हो जाती हैं। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और फिर इस वक्त तक वहां रहती है जब तक अंडा नहीं दे देती। वो अंडा कौमी मलकियत होता है, कौमी पैमाने पर इसकी हिफाजत की जाती है और जब इससे बच्चा निकल आता है तो इसकी हिफाजत भी कौमी तौर पर होती है। यूं हमारे यहाँ नस्ल बढ़ती है। लेकिन तुम्हारी बात अजब है, क्या तुम्हारे यहाँ 2 जिन्स होती हैं? हाँ, मैंने कहा। अब मैं इसे फलसफा तौलीद क्या बताता और क्यों बताता, इसका तो मेरे जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं था। बताया भी तो इसकी समझ में खाक आता। वो तो अंडे देने वाली मुर्गियां थीं और अंडे भी खाकी। तुम यहाँ कब से आबाद हो? मैंने पूछा। हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? हम तो हमेशा से यहाँ हैं। क्या तुम अपनी सरजमीन दिखाओगी? जब तुम हमारे दुश्मन नहीं हो तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। तब आओ मैं तुम्हें इस माहौल से रोशनास कराऊं। मलका उठ गई और फिर हम सुराख दर सुराख उस अजीम शान कारखाने को देखने लगे जो समंदर के नीचे था। बिलाशुबा जलपरियों का तवील खानदान यहाँ आबाद था। इनकी अपनी छोटी सी हुकूमत थी। सब एक दूसरे के गम गुसार थीं। दूसरी जलपरियां मलका को मेरे साथ इस बितकल्फी से घूमते देखकर अंगुश्ते बदंदा थी। मेरा मतलब है मुहावरतन। तब मलका ने रुक कर एक अजीब बात कही। सुनो अजनबी नस्ल वाले, जिस वक्त तुमने मुझे दीवार तोड़कर पकड़ा था तो मैं एक अजीब एहसास में मुब्तला थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा। मैं भी अपना अंडा दे चुकी हूँ। इस अंडे से पैदा होने वाली लड़की का नाम तरा है। वो मलका बनने के लिए परवरिश पा रही है। जिस वक्त मैंने आबे नीसा लिया था इस वक्त मेरे ऊपर एक अनोखी बेखुदी सी छा गई थी। मैंने इसके बाद इस लज्जत की हसरत की, लेकिन मुझे दोबारा वो मुयस्सर न हो सकी। लेकिन तुम्हारे बदन के लम्स ने मुझे इसी कैफियत से 2-4 कर दिया था। ओह, मैंने इस अनोखे फलसफे से हैरान होते हुए कहा। हम काफी देर इस आबी महल की सैर करते रहे। फिर एक जगह रुककर मलका ने ताली बजाई। फौरन 2 खादमाएं हाजिर होंगी। अजनबी मखलूक हमारी दोस्त है, ये हमारे पास सुकून व एहतराम से रहेगी, इसलिए आला आसाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए। मलका ने हुक्म दिया और मैं जल गया। इनके साथ मैं रहूंगा। क्या रखा है इनके पास? अहमक कहीं की। बहरहाल इस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। दर हकीकत इन्होंने अपनी दानिश में मेरे लिए उम्दा बंदोबस्त किया था। मलका मेरी आसाइशों का पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन यहाँ मेरे खाने के लिए इस फल के अलावा और कोई चीज नहीं थी। इन लोगों की खुराकें तो गैर इंसानी थीं। आबी कीड़े, घास वगैरह से वो जिंदगी गुजारती थीं। हाँ, दिलचस्प बात मलका और यहाँ रहने वाली दूसरी औरतों की अमकाना हरकतें थी। नर के बगैर उनके हाथ तुली तो होती थी प्रोफेसर, लेकिन बहरहाल वो प्यासी थी। कुछ अरसे बाद मुझे बेजारी होने लगी। बस और वक्त इन लोगों के साथ नहीं गुजार सकता था। हाँ, मैं जानता था कि मलका मुझे छोड़ने पर आमादा न होगी, खामखा रोड़े अटकाएगी, इसलिए कोई तरकीब ही करनी पड़ेगी। चुनाचे एक रोज मैंने उसके घनेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या तुम सतह समंदर पर कभी नहीं जाती मलका? जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों से उतर नहीं गए। मैं सतह पर जाकर खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। अगर ऐसा न हुआ तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ओह, मलका तड़प उठी। हम आज ही चलेंगे। समंदर पर सुनहरी रोशनी फैल जाने दो, हम इस तरफ चलेंगे। और मैंने एक गहरी सांस ली, गोया आज मौका मिल ही गया था। चुनाचे मैं खामोश हो गया। फिर उसने दूसरों को अहकामात दिए और सतह पर जाने के इंतजामात होने लगे। बहुत सी जल परियां हमारे साथ सतह की तरफ तैर रही थी। मलका मेरे बिल्कुल नजदीक थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं तैरने में उनसे पीछे नहीं था। हाँ, इन्हें पानी में कुछ कुदरती सहूलतें हासिल थी, मुझे नहीं। सतह पर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने गहरे पानी में था। तवील अरसे के बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। तबीयत तरोताजा होगी। इसके बाद सख्त मुशक्कत करनी थी, जिसकी मेरे अलावा और कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था। आसमान पर चांद बुलंद हो रहा था और चांदनी में समंदर की हसीन मखलूक बेहद खुश नजर आ रही थी। वो पानी पर कुलेलें करती फिर रही थी। मलका, मैंने उसे आवाज दी, क्या बात है अजनबी? मैं पानी की सैर करना चाहता हूँ, मैंने बोर होकर कहा। क्या ये तुम्हारी ख्वाहिश है? हाँ, तब फिर जाओ, लेकिन जल्द वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और मैंने पानी में गोता लगा दिया। फिर मैंने एक बार सतह पर उबर कर अंदाजा लगाया कि दूसरी जल परियां कितने फासले पर और कितनी गहराई में तैर रही हैं। यह अंदाजा लगाने के बाद मैंने एक मुनासिब समत मुतय्यन की और फिर बर्क रफ्तारी से उस तरफ तैरने लगा। मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। इस दौरान मैंने एक बार फिर सतह पर सर नहीं उबारा था ताकि देख न लिया जाऊं, और इत्तेफाक से दूर दूर तक कोई जल परी भी नजर नहीं आई। इस तरह मैं काफी दूर निकल गया और फिर जब मुझे यकीन हो गया कि अब इनसे मुठभेड़ नहीं हो सकती तो मैंने सतह पर सर उबारा। जल परियां बहुत दूर रह गई थी। मैंने फिर गोता लगाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तसव्वुर करो प्रोफेसर, बेकरार समंदर और मेरी कोई मंजिल नहीं थी। लेकिन मंजिल की परवाह भी किसे? समंदर मेरा क्या बिगाड़ सकता था? मैं तैरता रहा दिन रात, रात दिन, और मेरे समंदरी सफर की 8वीं रात थी। जब मैंने सतह पर गर्दन उभारी तो मुझे कुछ रोशनियां नजर आई। शायद जमीन, मैंने सोचा, लेकिन चंद लम्हात के बाद अंदाजा हो गया कि रोशनियां मुतहर्रिक हैं। मुतहर्रिक रोशनियां, शायद बैरी जहाज। यकीनन, ओह, मुझे इन जहाजों पर जगह जरूर मिल जाएगी, मैंने सोचा। और फिर मैं तेजी से उन जहाजों की तरफ तैरने लगा। रात का वक्त था।
जहाज के लोगों को मैं नजर नहीं आया होगा, लेकिन नहायत तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा था और फिर मैंने जहाजों की तादाद गिनी। इनकी तादाद 7 के करीब थी। करीब से देखने पर अंदाजा हो जाता था कि सब के सब जंगी जहाज हैं। ताहम मैं इनमें से एक जहाज के करीब पहुंच गया। तब मैंने जहाज वालों को पुकारा। मेरी आवाज काफी बुलंद थी, लेकिन बहरहाल उसे सुन लिया गया। मछलियों की रोशनी में मुझे देखा गया और फिर किसी ने रस्सी नीचे डाल दी और चीख कर कहा, ऊपर आ जाओ। और मैं रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जहाज वाले कवि हैकल और सब के सब मुसल्ला थे। इनके हथियार चौड़े और चमकदार थे। लोहे का नहायत उम्दा इस्तेमाल किया गया था, जिसने इनके जिस्मों को हथियारों से महफूज कर दिया था। मैं जहाज पर खड़ा हो गया। वो लोग बगौर मुझे देख रहे थे। कौन हो तुम? एक भारी भरकम आदमी ने भारी आवाज में पूछा। मदद के काबिल एक इंसान। मेरी किश्ती समंदर में डूब गई। मैं मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला था कि तुम्हारे जहाज नजर आ गए। अगर मैं एक उम्दा तैराक ना होता तो तुम्हारे जहाज तक पहुंच न सकता। तुम्हारी किश्ती कब डूबी थी? सूरज की रोशनी में। और इसके बाद से अब तक तुम समंदर की मौजों से लड़ रहे थे। हाँ, इसका मकसद है जाले इंसानों। लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? आवारा गर्द हूँ। एक तवील अरसे से समंदर गर्दी कर रहा हूँ। मेरा ठिकाना कोई नहीं है। कौन से मुल्क के बाशिंदे हो? भारी आदमी ने सवाल किया। सोबारा का, लेकिन बचपन में वतन छोड़ दिया था। काम के आदमी मालूम होते हो। जानते हो ये जहाज किसके हैं? मैं नहीं जानता। थियोडोस प्लासू का नाम सुना है कभी? नहीं, मैंने सादगी से जवाब दिया। इसका मतलब है किसी चलते हुए जजीरे से नहीं गुजरे। थियोडोस प्लासू समंदर का शहंशाह है। वो जजीरों का बादशाह है। बेशुमार जजायर इसे खराज अदा करते हैं। थियोडोस अजीम है। मैंने मकारी से कहा। क्या हर्ष था प्रोफेसर के हर जगह मैं अपना ही सिक्का जमा था? कहीं दूसरों की सुनना भी बेहतर होता है। समझदार आदमी मालूम होते हो। वो ताकत का शहंशाह है, लेकिन हमारे जहाजों पर एक नाकारा आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाता। हम जख्मी का इलाज नहीं करते, इसकी गर्दन जुदा कर देते हैं। तुम अगर काम के आदमी साबित हुए तो तुम्हें थियोडोस के खिदमतकार की हैसियत से जहाज पर जगह मिल जाएगी, वरना तुम्हें वापस समंदर में फेंक दिया जाएगा। मैं थियोडोस की खिदमत करके फख्र महसूस करूंगा। ठीक है, भूखे हो कई दिनों से? कशीप, ये तुम्हारी तहवील में है। सूरज की रोशनी में हम इसे अजीम थियोडोस के सामने पेश करेंगे। वही इसके बारे में फैसला करेगा। इसे खाना खिलाओ और दोस्तों की तरह रखो। एक कवि हैकल आदमी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। सूरज से ही खौफनाक मालूम होता था, लेकिन इसकी गुफ्तार दोस्ताना थी। आओ, उसने आहिस्ता से कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। थोड़ा सा फासला खामोशी से तय हुआ। जहाज बहुत ज्यादा बड़ा न था। इसमें खाने बने हुए थे, यही कैबिन थे। इनमें गुंजाइश बहुत कम थी। बहरहाल खाने में जिस पर छत न थी, कशीप मुझे ले गया और फिर उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, बैठ जाओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ। शुक्रिया, मैंने ममनूनियत से कहा। इन लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आने का इरादा मैंने फौरन कर लिया था। चुनाचे इस कैबिन की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। गुजरने वाले गौर से देखते और आगे बढ़ जाते। थोड़ी देर के बाद कशीप उम्दा भुना हुआ गोश्त और बहुत सी दूसरी चीजें ले आया। इन तवाना लोगों की खुराक बहुत ही उम्दा थी। मैंने शेर होकर खाया और फिर कशीप ने मुझे कोई गर्म मशरूब दिया। सोबारा हमारे लिए अजनबी नाम है। उसने खुद भी वो मशरूब पीते हुए कहा। एक छोटी सी बस्ती थी जो पहाड़ों में आबाद थी। न जाने अब उसका क्या हाशर हुआ हो। क्यों? जलजलों की सरजमीन थी। इसकी किस्मत ही में रद्दो बदल लिखी गई है। ओह, मुमकिन है क्या वहां समंदर न था? नहीं, तभी थियोडोस आजम का उधर से गुजर नहीं हुआ। वरना ट्राय और उसके आस पास के जजीरों में कौन सा जजीरा अजीम थियोडोस के कदमों तले नहीं रोना क्या? ट्राय, मैंने ये नाम जेर लब दोहराया। हाँ, ट्राय। कशीप ने मेरी आवाज सुन ली थी, लेकिन फिर मैंने उससे कोई तशरीह नहीं तलब की और खामोश हो गया। सो जाओ, शायद तुम्हें नींद आ रही है, कशीप उठते हुए बोला। मैंने उस पर भी कोई एतराज नहीं किया। रात काफी गुजर चुकी थी, लेकिन इस तंग जगह लेट कर मैंने कशीप की गुफ्तगू पर गौर किया। थियोडोस बहरी हुक्मरान, शायद बहरी कजाक। मैंने दिल ही दिल में सोचा। पोगास की कहानी फिर उबर रही थी। ये कजाक भी बर्दा फरोश हो सकता है, सी सारा के मानद। ऐसी शक्ल में क्या फिर कोई पोगास मिलेगा? फिक्र मंद होने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ ही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। तवील जिंदगी के और राग सादा तो नहीं रह सकते। फिर वक्त खुद सोचेगा। मुझे सोचने की क्या जरूरत है और मैं सुकून की नींद सो गया। दूसरी सुबह में जागा तो जहाज पर अजीब से ढोल बज रहे थे। इनकी आवाजें एक दूसरे से हम आहंग थी, लेकिन ये ढोल सिर्फ इस जहाज पर नहीं बज रहे थे, पूरे बेड़े पर यही कैफियत थी। मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने कशीप को तलाश किया, लेकिन वो मौजूद न था। तब मैंने एक दूसरे गुजरते हुए आदमी को रोका और वो रुक कर मेरी तरफ देखने लगा। क्या बात है? उसने कहा। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? सुबह का ऐलान है। थियोडोस इबादत कर रहा है। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। तुम लोग किसकी पूजा करते हो? मैं तुम्हें इतलात देने का पाबंद नहीं हूँ, उसने नकचढ़े अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया। मैं गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ देखने लगा। सूरज की पहली किरण चमकी तो ढोल बंद हो गए और फिर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। मैं कशीप की तलाश में निकल गया। तब एक तरफ मुझे कशीप नजर आ गया। ओह, तुम किस तरफ चले गए थे? मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। और मैं तुम्हें? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ नाश्ता करें, कशीप ने कहा और मुझे साथ लिए हुए जहाज के बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ा। यहाँ से एक लकड़ी की खूबसूरत ट्रे में उसने अपने और मेरे लिए खाना लिया। सब लोग इसी अंदाज में नाश्ता ले रहे थे और जहाँ दिल चाहता था बैठकर खाते थे। हम दोनों भी जहाज के एक हिस्से में जा बैठे। कशीप ने कई बार गौर से मुझे देखा था और मैंने उससे इसके बारे में पूछ लिया। क्या बात है कशीप? कुछ नहीं जवान,
तेरी शख्सियत पर गौर कर रहा हूँ, दिलकश शख्सियत के हामिल हो तो मुमकिन है थियोडस आजम तुझे कोई अच्छा ओहदा बख्श दे। कशीफ ने कहा। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। मुझे थियोडस आजम के सामने कब पेश किया जाएगा? ये जैक रोज पर मुनहसर है। जैक रोज कौन है? इस जहाज का इंचार्ज, वही जिसने तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं खामोश हो गया। हम अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। तब कशीफ ने कहा, अगर थियोडोस आजम खसूसी तौर पर तुम्हारी तरफ मुतवज्जा ना हुआ और तुम्हें आम लोगों की तरह काम करने की इजाजत दे दी जाए तो तुम इसी जहाज पर रहने की दरख्वास्त करना। तुमसे दोस्ती करके मुझे मुसर्रत होगी। ठीक है दोस्त, थियोडोस मुझे कहीं तैनात कर दे, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। जहाज बदस्तूर सफर करते रहे। दोपहर तक थियोडोस के हजूर मेरी तलबी न हुई, लेकिन मैं और कशीफ दोपहर के खाने से फारिग हुए थे कि जैक रोज का पैगाम्बर आ गया।